फर्स्ट मैन एक अमेरिकन बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म जो कि साल 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.3 आउट ऑफ 10 है। कहानी की शुरुआत में 1961 का साल दिखाया जाता है, जिधर नासा के टेस्ट पायलट नील आर्मस्ट्रॉन्ग X-15 रॉकेट से चलने वाले स्पेस प्लेन को उड़ा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद नील को उस स्पेस प्लेन को सही अल्टीट्यूड पर घुमाना होता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाते। इसकी वजह से उनका स्पेस प्लेन वातावरण से बाहर चला जाता है। नील जैसे तैसे उस स्पेस प्लेन को रेगिस्तान में लैंड करवाते हैं। फिर इस गड़बड़ के लिए नील को जिम्मेदार माना जाता है। दरअसल ये नासा के अगले मिशन की तैयारी चल रही होती है और ये वक्त USSR यानी कि सोवियत यूनियन और USA के बीच स्पेस रेस का चल रहा होता है। तभी नील के कलीग्स चिंता व्यक्त करते हैं कि ये सब नील किसी बात से डिस्टर्ब होने की वजह से हुआ है। उसके अगले सीन में हमें पता चलता है कि उनकी 2 साल की बेटी कैरेन का ब्रेन ट्यूमर का इलाज चल रहा है। उसे बचाने के लिए नील उसके सिम्टम्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रखते हैं और पॉसिबल से पॉसिबल ट्रीटमेंट्स पर रिसर्च करते हैं, लेकिन कैरेन जल्द ही मर जाती है। फिर कैरेन की अंतिम विधि की जाती है। उसके बाद नील प्रोजेक्ट जेमिनी के लिए अप्लाई करते हैं। उधर वे सिविलियन टेस्ट पायलट एलियट सी और एड वाइट से दोस्ती करते हैं और उनको नासा के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप 2 में एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद प्रोजेक्ट जेमिनी के लिए नील अपनी वाइफ जेनेट और उनके बेटे रिक को साथ लेकर कुछ बाकी एस्ट्रोनॉट्स के फैमिलीज के साथ ह्यूस्टन चले जाते हैं। फिर आगे उन सब एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग मल्टी एक्सिस ट्रेनिंग सेंटर में शुरू हो जाती है। उस ट्रेनिंग में एस्ट्रोनॉट्स को एक मशीन में बिठाया जाता है। वो मशीन चारों दिशाओं में गोल घूमती है। इसकी वजह से उन एस्ट्रोनॉट्स को कभी कभी ब्लैकआउट और वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ऐसा करते करते उन सब की ट्रेनिंग चालू रहती है और नील रोज घर आकर ट्रेनिंग के दौरान होने वाले किस्सों के बारे में अपनी वाइफ को बताते हैं और समय के साथ साथ नील की जिंदगी बैक टू नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि उन्होंने जब से अपनी बच्ची को खोया था तब से वे काफी डिप्रेशन में और उदास रहते थे। फिर अगले सीन में उस ट्रेनिंग के दौरान स्लेटन, जो कि नासा के ऑफिशियल है, वे इन न्यू एस्ट्रोनॉट्स को जेमिनी प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंस बताते हैं, क्योंकि सोवियत यूनियन यूनाइटेड स्टेट्स से आगे स्पेस रेस में हर एक माइलस्टोन अचीव कर रहा था। थोड़े वक्त बाद नील और जेनेट का दूसरा बेटा मार्क पैदा होता है। फिर अगले सीन में 1965 का साल दिखाया जाता है। नील अपनी फैमिली के साथ कलीग के घर पर डिनर के लिए आए होते हैं। तभी टीवी पर बताया जाता है कि सोवियत यूनियन ने सबसे पहले EVA मिशन के द्वारा इंसान को स्पेस में सक्सेसफुली भेजा है। तो इससे सोवियत यूनियन यूनाइटेड स्टेट्स से स्पेस रेस में बहुत आगे बढ़ चुका था। फिर आगे नासा के द्वारा नील को फ्लोरिडा बुलाया जाता है। उधर बताया जाता है कि उन्हें जेमिनी 8 स्पेसक्राफ्ट को कमांड करना पड़ेगा। नील के साथ एक और एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाले होते हैं, जिसका नाम डेविड स्कॉट होता है। इस मिशन में जेमिनी 8 स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में ले जाकर उधर पहले से ही मौजूद एजिना स्पेसक्राफ्ट से डॉक यानी कि जोड़ना है। नील को बताया जाता है कि ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो तुम्हारी इसमें जान भी जा सकती है, पर नील को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगले सीन में नील घर पर अपने बेटे को पढ़ा रहे होते हैं। तभी उधर एड वाइट आता है। वो बताता है कि T-38 रॉकेट जिसमें एलियट सी और चार्ल्स बास्केट थे, वो क्रैश हो गया है और उसमें उनकी मौत हो गई है। फिर आगे जेमिनी 8 स्पेसक्राफ्ट में आर्मस्ट्रॉन्ग और स्कॉट को बिठाया जाता है और उसे सक्सेसफुली लॉन्च भी किया जाता है। फिर थोड़े वक्त बाद जेमिनी 8 स्पेसक्राफ्ट सही सलामत स्पेस में पहुंच जाता है और वे दोनों जेमिनी 8 को एजिना से सक्सेसफुली डॉक करते हैं। पर तुरंत बाद कुछ मैल फंक्शन हो जाता है, जिसके कारण जेमिनी 8 अपने आप बढ़ती हुई स्पीड में गोल घूमने लगता है। तो जेमिनी 8 स्पेसक्राफ्ट को अलग किया जाता है, पर जेमिनी 8 स्पेसक्राफ्ट और तेजी से गोल घूमने लगता है। इसकी वजह से वे दोनों ऑलमोस्ट बेहोश हो जाते हैं, पर नील RCS
थ्रस्टर को एक्टिवेट करते हैं और जेमिनी 8 गोल घूमना धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर आगे इस मिशन को सेफली अबॉर्ट किया जाता है। उसके बाद कॉन्फ्रेंस में जेमिनी 8 की क्रू को मिशन के फेलियर के लिए जिम्मेदार माना जाता है, पर नासा डिटरमाइन करती है कि क्रू की इसमें कोई फॉल्ट नहीं थी और नासा इस मिशन को सक्सेसफुल मिशन मानती है क्योंकि जेमिनी 8 स्पेसक्राफ्ट एजिना से सक्सेसफुली डॉक हुआ था। उसके बाद एड वाइट नील को बताता है कि उसे अपोलो 1 मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। अपोलो 1 मिशन में एड वाइट के साथ गस ग्रिसन और रॉजर चैफी को भेजा जाने वाला होता है। फिर आगे लॉन्च रिहर्सल टेस्ट के दौरान एड वाइट और बाकी अपोलो 1 की क्रू की फायर की वजह से मौत हो जाती है। जब नील व्हाइट हाउस में नासा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तब इस हादसे के बारे में नील को इन्फॉर्म किया जाता है। उसके अगले साल यानी कि 1968 में नील एक लूनार लैंडिंग रिसर्च व्हीकल चला रहे होते हैं। दरअसल ये नासा की अपोलो 11 मिशन की तैयारी चल रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद वो व्हीकल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और क्रैश होने वाला होता है, पर नील जैसे तैसे खुद को इजेक्ट करके बच जाते हैं। उसी दौरान आम जनता नासा के अपोलो मिशंस के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है क्योंकि इन मिशंस के दौरान काफी सारे एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जान गंवाई थी, पर नासा अपनी मिशंस की तैयारी जारी रखती है। इसी बीच माइकल कॉलिंस और बज एल्ड्रिन को दिखाया जाता है जो कि नील के साथ अपोलो 11 मिशन में चांद पर जाने वाले होते हैं। फिर आगे स्लेटन नील को इन्फॉर्म करता है कि उसे अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट को कमांड करना है जो कि फर्स्ट लूनार लैंडिंग का अटेम्प्ट होने वाला है। और जैसे जैसे मिशन पास आता है, नील अपने परिवार से इमोशनली दूर हो जाते हैं। फिर लॉन्च से पहले जेनेट नील से पूछती है कि इस मिशन में तुम्हारे बचने के कितने चांसेस हैं और बच्चों को इसके बारे में बताने के लिए कहती है क्योंकि नील इस मिशन में सही सलामत पृथ्वी पर वापस आएंगे इसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। तो फिर नील अपने बच्चों को मिशन के जोखिमों के बारे में बताते हैं। उन्हें अपने सामने आने वाले रिस्क के बारे में बताने के बाद नील अपने परिवार को अलविदा कर देते हैं। फिर अगले सीन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट में बैठते हैं और उस स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली लॉन्च भी किया जाता है। फिर लॉन्च के 3 दिनों बाद अपोलो 11 चांद के ऑर्बिट में एंटर हो जाता है। नील और एल्ड्रिन लूनार मॉड्यूल ईगल में से अनडॉक कर लेते हैं और लैंडिंग की शुरुआत करते हैं, पर लैंडिंग साइट के सरफेस के बारे में जो नासा ने एक्सपेक्ट किया था उससे काफी ज्यादा रफ होती है। इससे नील को स्पेसक्राफ्ट मैन्युअल कंट्रोल करना पड़ता है। वे ईगल को एक अल्टरनेटिव साइट पर सक्सेसफुली लैंड करते हैं जो कि उस मॉड्यूल में 30 सेकेंड से भी कम फ्यूल बचा रहता है। फिर चांद पर पैर रखने के बाद नील ने अपनी फेमस पंक्ति का उच्चारण किया। बाद में वे कैरन के ब्रेसलेट्स को लिटिल वेस्ट क्रेटर इस मून के एरिया में गिरा देते हैं। फिर मिशन कंप्लीट होने के बाद वे एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पर वापस आ जाते हैं और उन्हें क्वारंटाइन में रखा जाता है। तभी उधर वे जॉन एफ कैनेडी यानी कि उस वक्त के यूएस के प्रेसिडेंट की साल 1962 की वी चूज टू गो टू द मून स्पीच की फुटेज टेलीविजन पर देख रहे होते हैं और उसके साथ ही नील से मिलने उनकी वाइफ जेनेट आती है और दोनों इमोशनल हो जाते हैं। दोस्तों, इस फिल्म में नासा के अपोलो मिशंस के बारे में और नील के द्वारा पेश किए गए संघर्षों के बारे में बताया गया है और इसी के साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है।